Welcome to Physics Class 12th, Unit 6 Optics, Chapter 9 Ray Optics, and this is the second video of this chapter. In this video, we will discuss about assumptions and sign conventional while deriving the formula of spherical surface and thin lens formula. Second, spherical surface formula, lens maker formula, first and second principal focus, lens equation, linear magnification, and combination of lens. So basically in this module we will discuss about spherical surface formula, lens maker formula, lens equation, and combination of lens. It means there are 4 derivations in this module, and these 4 are very important derivations. These 4 are the basics of ray optics. Spherical surface formula. From spherical surface formula we discuss lens maker formula. It is also known as thin lens formula, and then we will discuss about lens equation, and in last we will discuss about combination of lenses. So we will start here from here. Now we will discuss our first topic today is assumptions. What assumptions we will take here. So first assumption is object is the point object. हम हमेशा यहाँ पे point object मानेंगे और वो भी lying on the principal axis. जितने भी derivations हम यहाँ derive करेंगे उनमें एक assumption follow रहेगी. ये thin lens formula के लिए भी रहेगी और spherical surface के लिए भी रहेगी. Second, the incidence and refracted ray make very small angle at the principal axis. तो हम sin थीटा को थीटा, sin i को i, थीटा को n थीटा मान सकते हैं. The aperture diameter of curved surface is very small. Very small मानने की वजह से हम जहाँ पे poles होंगे P1, P2 को P भी मान सकते हैं. Now new Cartesian sign system ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये जनरली एक्सिस की जैसे होता है. इसमें हम सबसे पहले तो जो मानते हैं कि रे हमेशा लेफ्ट साइड से आनी चाहिए. हमेशा जितने भी डायग्राम रे ऑप्टिक्स में बनाएंगे सभी में रे लेफ्ट साइड से आएगी. डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, जो भी डिस्टेंस होगी वो पोल से ही मेजर होगी. और डिस्टेंस along the direction of incidence ray are taken as positive and against the ray are taken as negative. जैसे आपने कार्टेशियन साइन सिस्टम पढ़ा है, तो कार्टेशियन साइन सिस्टम में लेफ्ट साइड जब आप जाते हैं तो नेगेटिव मिलता है, और राइट साइड अगर आप चले गए तो आपको पॉजिटिव मिलेगा. अगर आप ऊपर चले गए तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब हाइट. और अगर आपको कोई हाइट या इमेज नीचे की साइड बनी मिलती है तो वहाँ आप नेगेटिव मान के चलते हैं. तो ये कार्टेशियन साइन सिस्टम है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे. ये बेसिक्स है, जितने भी इक्वेशन से डेरिवेशन से न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये यूज होता है. फोर्थ, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड प्रिंसिपल एक्सिस इज अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव. जैसे कि बताया, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो ऊपर की साइड बनेगी तो पॉजिटिव लेते हैं, और रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनती है तो उसको नेगेटिव लेके चलते हैं. तो नाउ फर्स्ट derivation of today's discussions is spherical surface formula. रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस. इसमें भी माना जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स होगी, एंड द मीडियम रेयर टू डेंसर, और इमेज रियल फॉर्म होगी. बहुत सारी कंडीशन है जिनमें से हम इतना मान के चल रहे हैं. अगर आपको कुछ भी ना पूछा जाए तो यही वाला डेरिवेशन आपको करके आना है. इसमें हमने मान लिया जहाँ पे इमेज बन रही है वो डेंसर मीडियम है, और जहाँ से रे आ रही वो रेयर मीडियम है. मतलब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है और इमेज डेंसर मीडियम में बन रही है, जो कि नॉर्मली होता है. ये ओ ऑब्जेक्ट हो गया, पी इसका पोल हो गया या जहाँ से ये सरफेस एज हो रही है, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. रे आई रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होगी, और आई पॉइंट पे इसकी इमेज बन गई. अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए. तो इस पॉइंट ए पॉइंट पे आई हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर हम इस सेकंड एज पे देखेंगे तो यहाँ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. और अब हमें यहाँ 3 एंगल चाहिए पड़ेंगे जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहे होंगे. अल्फा, ओ आई सी याद रखेंगे, अल्फा बीटा गामा, ओ आई सी. तो उसे अल्फा, आई से बीटा, और सी से गामा, ओ आई सी अल्फा बीटा गामा. 3 एंगल के पेयर ले लिए. एक नॉर्मल ड्रॉ किया ए एम, क्योंकि यहाँ में टेन थीटा साइन थीटा लगाना पड़ेगा ए एम. और हमने माना है पोल ऑफ द मिरर इज अपर्चर ऑफ मिरर लेंस इज वेरी स्मॉल, तो पी और एम को हम कभी भी एक सा मान सकते हैं, एक ही पॉइंट मान सकते हैं. ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है और प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, पहली एजम्पशन हो गई. एंगल हम छोटे मान सकते हैं, अपर्चर ऑफ सरफेस इज स्मॉल मान सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं. कुछ डिस्टेंस यहाँ पे मेजर होंगी, तो P से जो डिस्टेंस होगी C तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर, P से जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट तक की U, और P से जो इमेज तक की डिस्टेंस होगी वो V. U यहाँ पे नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है. नाउ स्नेल्स लॉ यूज करते हैं.
तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, और म्यू क्योंकि यहाँ दो मीडियम है म्यू टू और म्यू वन, तो हम इसको म्यू टू अपॉन म्यू वन भी लिख सकते हैं। अब हमारी फर्स्ट अजम्पशंस, एंगल बहुत छोटे बनाएंगे तो एंगल आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं। तो आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। नाउ म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर हो गया। जैसे ये आता है हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा हमें। तो म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ सी, अब हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए है। तो आई जो ट्रायंगल है, आई जो एंगल है, ये किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, किसी का इंटीरियर तो है नहीं। किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके लिए एक लाइन तो ये मतलब ओ पॉइंट हो गया, और दूसरी ये जो लाइन पीछे कैरी हो रही है ये सी। तो ए ओ सी, ये ए ओ सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो ए ओ सी ट्रायंगल में आई इक्वल टू होगा अल्फा प्लस गामा। अब इसके बाद आर देखना है, तो आर किस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। तो ये ए सी आई या ए आई सी का इंटीरियर एंगल है। तो इसका एक्सट्रा एंगल कौन है, इसका एक्सट्रा एंगल है गामा। सो गामा इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस बीटा। इससे आर इक्वल टू निकल के आ जाएगा गामा माइनस बीटा। सो हमें आई और आर की वैल्यू मिल गई, जैसे हमें आई और आर की वैल्यू मिलेगी हम इसमें रख देंगे। सो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया म्यू वन अल्फा प्लस गामा, आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। अब इसके बाद हम मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, तो अल्फा को 10 अल्फा, बीटा को 10 बीटा और गामा को 10 गामा मान लिया। तो अब ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट हो गया म्यू वन 10 अल्फा प्लस 10 गामा इक्वल टू म्यू टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। इस स्टेज जिसको हम इक्वेशन 2 दे रहे हैं, यहाँ आने के बाद ध्यान रखना है कि गामा कम से कम 2 बार हो। गामा 2 बार होगा, अल्फा बीटा एक ही बार होंगे। यहाँ तक अगर इतना सही है तो हम यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। सो म्यू वन 10 अल्फा प्लस 10 गामा इक्वल टू म्यू टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। अब फिर से वही डेरिवेशन हम डायग्राम फॉर्म करते हैं। यहाँ हेल्प के लिए मैं दोबारा बनाया है, आपको एक ही बार बनाना है। अब हमें 10 अल्फा चाहिए, तो 10 अल्फा किस ट्रायंगल में आएगा, तो ओ और परपेंडिकुलर तो इस पूरे डायग्राम में एक ही है, तो ए एम ओ। तो अल्फा लेंगे तो ए एम ओ, बीटा लेंगे तो ए एम आई और गामा लेंगे तो ए एम सी। सो ए एम ओ 10 अल्फा इक्वल टू ए एम अपॉन ओ एम। ए एम आई ट्रायंगल लेंगे तो इसमें बीटा आ जाएगा, तो ए एम आई में ए एम अपॉन एम आई, और गामा के लिए ए एम सी लेंगे तो ए एम अपॉन एम सी। सो हमें 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू मिल गई। जैसे हमें 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू मिलती है, हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो ए एम अपॉन एम ओ प्लस एम ए अपॉन एम सी इक्वल टू म्यू टू एम ए अपॉन एम सी, देखो सी मीन सेट ऑफ कर्वेचर 2 बार आ गया है, माइनस एम ए अपॉन एम आई। अब एम ए ऊपर से कट सकता है तो ऊपर केवल 1 बचा रहेगा। अब इस पॉइंट के बाद हमें देखना है कि एम और पी बहुत ही पास पास पॉइंट है, क्योंकि सारी डिस्टेंस पी पॉइंट से मेजर की गई है। तो हम यहाँ मानेंगे अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो P और M को हम बहुत पास पास मान के P से रिप्लेस कर देंगे इस पूरे M को। जहां जहां M लिखा है वहां हम P लिख देंगे। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा म्यू वन को अंदर ले आते हैं और म्यू टू को अंदर ले आते हैं। तो म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इक्वल म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। अब इसके बाद पी ओ पी सी पी आई है क्या, उनकी वैल्यू रख देंगे। उसके पहले हम म्यू वन पी और पी आई को एक साथ ले आए, और पी सी क्योंकि दो जगह था तो पी सी को हमने एक साइड ले लिया। तो ये म्यू वन इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और म्यू टू अपॉन पी आई लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। अब वैल्यू रख देते फाइनल स्टेज पे। तो पी ओ, पी तो सभी जगह है क्योंकि पी से मेजर हो रहा है, ओ मीन ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ओ मतलब माइनस यू, आई मतलब प्लस वी और सी मतलब प्लस आर। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो पी ओ की वैल्यू माइनस यू होगी, तो हम इसको बाद में लिख सकते हो, ये होगा v। तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये है हमारा फाइनल इसका आंसर, स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको म्यू वन से डिवाइड कर देंगे तो फिर ये हम 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अगर हम इस डेरिवेशंस को, पिछले वाले डेरिवेशंस को अगर हम इसमें म्यू वन का डिवाइड कर दें तो म्यू टू अपॉन म्यू वन म्यू हो जाएगा, तो म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं उसका भी यूज हुआ। म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, मतलब म्यू वन को 1 मान लिया हमने वहां पे। अब
इसके दूसरे अगर हम इस टाइप से डायग्राम देखें जहाँ वर्चुअल इमेज बन रही हो सकता है कोई एंगल हो जो वर्चुअली बना रहा हो, तो इसके लिए ये हो गया रेज आगे की साइड बेंड हुई, इसको पीछे लेके आ गए, सेम टू सेम फॉर्मेशन होगा, आंसर सेम आएगा। इसके बाद अगर सरफेस चेंज कर दी जाए तो क्या होगा, मतलब कॉनकेव सरफेस ले ली जाए, तो कॉनकेव में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, तो यहाँ आई हमने पीछे बैक करके बना के देखी, सेम टू सेम ट्रायंगल लेंगे, सेम टू सेम आंसर फिर आएगा। बस यहाँ म्यू1 और म्यू2 एक्सचेंज हो जाएंगे, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, सेम आंसर आया। अब इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख दें, यहाँ पर ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख दें, इमेज को रेयर में बनाए, ऑब्जेक्ट डेंसर में इमेज रेयर में, मतलब ऑब्जेक्ट म्यू1 की जगह पे म्यू2 में है और इमेज म्यू2 की जगह पे म्यू1 में है। अब यहाँ म्यू1 और म्यू2 रिप्लेस हो जाएंगे, तो म्यू2 अपॉन वी था तो म्यू1 अपॉन वी हो गया, क्योंकि इमेज म्यू1 में बन रही है और ऑब्जेक्ट म्यू2 में है, तो म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू हो गया इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वो कौन सा मीडियम है, म्यू2, इमेज कहाँ है वो कौन सा मीडियम है, म्यू1, और पिछले वाले में ऑब्जेक्ट म्यू1 में था और इमेज म्यू2 में थी, तो ये रिप्लेस होगा। अगर इसके लिए भी वर्चुअल इमेज भी बना के देखते हैं तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, बस म्यू1 म्यू2 रिप्लेस रहेंगे। तो इस टाइप से दो फॉर्मूले बन गए, जनरली जिस ऑब्जेक्ट में जो रहेगा वो उसके ऊपर आएगा, यू अगर म्यू1 मीडियम में है तो म्यू1 आएगा, यू अगर म्यू2 मीडियम में है तो म्यू2 आएगा। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट रेयर टू डेंसर, इसके कुछ कंडीशंस हैं। ऑब्जेक्ट रेयर एंड डेंसर होगा तो म्यू1 म्यू2 अपॉन माइनस म्यू1 अपॉन यू रहेगा, और अगर रेयर ऑब्जेक्ट डेंसर में रहेगा तो म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू रहेगा, और म्यू1 म्यू2 यहाँ एक्सचेंज होगा, तो दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। जनरली बेसिक तो एक ही फॉर्मूला है। नाउ सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको थिन लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पहली एजम्पशन है लेंस मस्ट बी थिन। सेकेंड तो है ऑब्जेक्ट are placed on the principal axis and should be point size, angle should be small, aperture should be small। चार इसके assumptions हैं। फर्स्ट assumption length should be thin, second assumption है object should be small placed on principal axis, third aperture should be small, fourth angle should be small। इसको हम करते हैं, ये स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूले का नेक्स्ट स्टेप है, मतलब स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला से ही ये सॉल्व होगा। तो इस डायग्राम में कितनी स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इस डायग्राम में दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। जनरली लेंस के लिए कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस होना मैंडेटरी है, हमने आइडेंटिकल लेंस के हिसाब से दोनों स्फेरिकल सरफेस बना ली। दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है, प्रिंसिपल एक्सिस। पहली स्फेरिकल सरफेस के लिए जो हमने इसका पोल पॉइंट है इसको P1 दे दिया, दूसरी सरफेस के लिए जो उसका पोल पॉइंट है इसको P2 दे दिया, और लेंस में तो बीच में होगा ऑप्टिकल सेंटर जिसको P नाम दे दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि वो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मान के चल रहे हैं। तो अब एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है, पॉइंट साइज है वेरी स्मॉल है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई, तो ये रे ऑफ लाइट अगर पहली सरफेस का अकेला वर्कआउट देखें तो इसको I1 पॉइंट तक ले जाने के लिए कैपेबल है। अब हमने फिर से इसके नॉर्मल ड्रॉ किए, अब क्या होगा, ये I1 आई एंगल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। जैसे ये दूसरी सरफेस पे पहुंचता है तो अब ये डेंसर टू रेरल जाएगा, तो अब ये बेंड्स अवे द नॉर्मल होगा, तो इस नॉर्मल से ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये अवे होते हुए आई पॉइंट पे मिल गया। तो दोनों सरफेस का ज्वाइंट एफर्ट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट की इमेज पहले I1 पे बनी और लास्ट में आई पॉइंट पे बनी, तो फाइनल इमेज आई पॉइंट पे बनेगी, तो इसको V मान लिया, इंटरमीडिएट स्टेट को V1 नाम दे सकते हैं। नाउ होता क्या है, पहली सरफेस LP1N1 के लिए स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर होता है। तो V मतलब P1O, म्यू2 अपॉन वी तो V मतलब P1I1, और म्यू1 अपॉन यू मतलब P1O इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 मतलब P1C1 हो गया। इसकी वैल्यू हमने माना लेंथ शुड बी थिन, तो P1 को P मान लिया, क्योंकि सारी डिस्टेंस हमें P पॉइंट से लेनी है, तो म्यू2 अपॉन PI1 माइनस म्यू1 अपॉन PO इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन PC1, हर जगह के P1 को P से रिप्लेस कर दिया। अब PI1 जो वैल्यू है, PI1 को हम V1 मान के चल रहे हैं, और PO मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और PC1 R1 हो गया। साइन कन्वेंशन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि साइन कन्वेंशन इस फॉर्मूले हम पहले ही अप्लाई कर चुके हैं। अब इसके बाद इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ये फर्स्ट सरफेस का वर्कआउट हो गया। अब सेकंड सरफेस के लिए मीडियम, पहला मीडियम म्यू2 है और दूसरा मीडियम म्यू1 है, तो म्यू1 और म्यू2 ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगे,
और एक्सचेंज हो जाएंगे। पहला मीडियम म्यू2 रहेगा, दूसरा मीडियम म्यू1 रहेगा। पहली सरफेस में पहला मीडियम म्यू1 था, लेकिन दूसरी सरफेस के लिए पहला मीडियम म्यू2 है और दूसरा मीडियम म्यू1 है। और ऑब्जेक्ट I1 रहेगा और इमेज I रहेगी। सो म्यू2 अपॉन वी होता था तो यहाँ म्यू1 अपॉन वी हो गया, और वी मतलब P2I माइनस म्यू2 अपॉन वी, म्यू1 अपॉन यू होता था तो यहाँ म्यू2 अपॉन यू हुआ, लेकिन P2I1 इसके लिए यू था, माइनस म्यू2 अपॉन म्यू1 था तो यहाँ म्यू1 माइनस म्यू2 हो गया। म्यू1 और म्यू2 एक्सचेंज हो गए, P2C2। अब फिर से लेंथ थिन है तो P2 को P मान लिया, तो म्यू1 अपॉन PI माइनस म्यू2 अपॉन PI1 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन PC2। वैल्यू रख दी तो म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन V1 इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड, आफ्टर एडिंग बोथ द सरफेसेस बोथ द इक्वेशंस, कोई एक लाइन कट जानी चाहिए। कौन सा कटेगा? म्यू2 अपॉन V1, म्यू2 अपॉन V1 कट जाएगा। हमारे पास जो बचा रहेगा वो कौन बचा रहेगा? ये कट गया म्यू2 अपॉन V1 इंटरमीडिएट स्टेट, और ये कट गया, तो बचा रहेगा म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U इक्वल टू, और यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ तो 1 अपॉन R रहेगा, लेकिन यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस 1 अपॉन R2। और अगर इसमें से अगर हम डिवाइड बाय म्यू1 कर दें तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और यहाँ म्यू डिवाइड करेंगे तो म्यू2 अपॉन म्यू1 म्यू आएगा माइनस 1। सो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब अगर हम मान लें कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फानाइट पे है तो एज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो u को माइनस इन्फानाइट लिया तो v f आ जाएगा। जैसे हम इसको इसमें रखते हैं तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला। इसको थिन लेंस फॉर्मूला या लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से आप R1 और R2 डिसाइड करोगे और म्यू डिसाइड करोगे, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। एक चीज याद रखना, यहाँ पे R1 अगर पॉजिटिव होगा तो R2 नेगेटिव होगा, और अगर R1 नेगेटिव होगा तो R2 पॉजिटिव होगा। दोनों के सेम साइन कभी नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाते हैं? सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। इन जनरल फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का जहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज इनफाइनाइट पे है, या फिर कॉनकेव लेंस हो तो वहां पे अगर वर्चुअल इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन रेज कैसी हो गई? पैरेलल। सेकंड प्रिंसिपल फोकस इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर रेज पैरेलल आ रही होंगी तो जहां मिलेंगी उसको क्या बोल देंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। या फिर जहां पे मिलनी चाहिए थी वो कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए f1 ये हो गया, और इसके लिए ये हो गया। नाउ लेंस इक्वेशन थर्ड डेरिवेशन, आज के वीडियो का थर्ड डेरिवेशन है लेंस इक्वेशन। जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, उसको कैसे निकालेंगे? तो हमने यहाँ पे पहले से मान लिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल कर देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मान लिया हमने, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर सी मान लिया हमने, और f1 2f1 f2 2f2। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पर रख दिया, f1 और 2f1 मान लिया हमने। यहाँ पे रेज बनेगी और ये इमेज अगर हम देखें तो एक बियॉन्ड 2f बनती है और बड़ी बनती है। इस कंडीशन को हमने यहाँ पे ले लिया। एक रे पैरेलल आई, ये फोकस से होकर गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई जो सीधी चली गई। दोनों जहाँ मिली तो वहाँ इमेज बन गई। मिल रही हैं तो ये रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी। अब इसके बाद हमें यहाँ जो निकालना है, इस डेरिवेशन में हमें दो बार सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लेनी है। तो पहली बार पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, और ये फोकल लेंथ मान लिया। चलो ठीक है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, दोनों साइड सेम होगी। अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल की सिमेट्री मानेंगे, a b c और a डैश b डैश c। एक पहली बार हम इनको मान के चलते हैं, दूसरी बार एक और ट्रायंगल सिमेट्री लेंगे, और एक बार c से लेते हैं, एक बार f से लेते हैं। दो ट्रायंगल सिमेट्री लेने के बाद ये डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। तो पहली सिमेट्री में हमारे पास आ गया ए बी सी ए डैश बी डैश सी। सो ये ट्रायंगल सिमेट्री कैसे है, सिमिलर कैसे है? क्योंकि एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है सी पॉइंट पे, जो ये एंगल है, ये एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल में। एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे, और एक ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है और एक ये एंगल यहाँ 90 डिग्री है। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन
BC हो गया। अब दूसरी ट्रायंगल सिमिलरिटी ले रहा है MCF2 और A', B', F2। इसमें अभी फिर से देखते हैं कैसे सिमिलर होंगे। तो इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल सिमिलर होगा, इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल के पेयर भी सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो फिर से इसमें परपेंडिकुलर A', B' अपॉन MC इज इक्वल टू बेस B', F2 अपॉन F2C। अब इसके बाद MC जो है, MC पैरेलल डिस्टेंस है A', B' के इक्वल, तो हमने A', B' के इक्वल मान लिया इसको, और पैरेलल लाइन की डिस्टेंस सेम होती है, तो यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट साइज है, तो दोनों सेम हो गए, तो दोनों RHS LHS साइड सेम है। इसमें भी A', B' अपॉन AB है, इसमें भी A', B' अपॉन AB है, जिसको H' अपॉन H भी लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो CB' इक्वल अपॉन CB इज इक्वल टू B', F2 अपॉन CF2। B' जो बाकी सारे जो टर्म्स में C आ रहा है, C मतलब जहाँ से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, केवल इसमें C नहीं आ रहा, तो इसको हम इसको रिकवर करेंगे। इसको B', F2, ये बीच की डिस्टेंस है, B', F2 डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसको टोटल डिस्टेंस में से, इसको हम टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है उसमें से अगर हम ये माइनस कर दें, तो हमें ये B', F2 मिल जाएगा। तो इट मीन्स B', माइनस B', सॉरी CF2, B', माइनस CF2 कर देंगे, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर हम इनकी वैल्यूज देखते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से, CB' जो है, C और B' ये V के इक्वल है, और CB जो है वो U माइनस U के इक्वल है, और CF2 ये F के इक्वल है। तो ये वैल्यू रख देंगे हम, और इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय UVF से करना पड़ेगा। पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और UVF से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। दिस इज थिन लेंस इक्वेशन, वो लेंस फॉर्मूला था, ये लेंस इक्वेशन है, और जनरली इसी को हम मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन मीन्स साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो अगर हम कर दें I/O या माइनस V/U आता है इसका, तो I/O या माइनस V/U, और लेंस के लिए V/U आता है, मिरर के लिए माइनस V/U आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, और तो माइनस V से कट होने के बाद ये V/U आता है। और इसी को अगर हम अदर टर्म में देखना चाहे तो F-V/F भी लिख सकते हैं, या फिर इसको M इक्वल टू F/F-U भी लिख सकते हैं। तो M कितने सारे फॉर्मूले हो गए, M इक्वल टू I/O, M इक्वल टू V/U, M इक्वल टू F-V/F, और M इक्वल टू F/F-U। नाउ पावर ऑफ लेंस, पावर मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। सो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू 1/F, इसकी यूनिट डायप्टर होती है। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ पावर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। कॉन्केव लेंस है, अगर उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। नाउ फोर्थ डेरिवेशन, चौथा डेरिवेशन है ये। पहला डेरिवेशन स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला था, दूसरा डेरिवेशन थिन लेंस फॉर्मूला था, तीसरा लेंस इक्वेशन था, चौथा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस को कभी कभी हमें कंबाइन करना पड़ता है। दो तरीके हो सकते हैं, बीच में कोई गैप ना छोड़ा जाए, या फिर बीच में गैप छोड़ा जाए, जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप छोड़ा जाता है। तो हम यहाँ बीच में कोई गैप ना छोड़ा जाए उसके लिए फॉर्मूला देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन कॉन्टेक्ट ऑफ लेंस के थ्रू। तो दो लेंस L1 L2 मान लिए, किसी भी नेचर के हो सकते हैं, यहाँ हमने कॉन्वेक्स माने हैं। पहले लेंस का नेचर I1 खत्म हो गया, दूसरे लेंस ने ज्वाइंट एफर्ट लगाया और ये इमेज थोड़े और पहले बन गई, तो ये I हो गया यहाँ पे। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए U, और उसके लिए इमेज V', और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज V। अब हमारे पास फॉर्मूला है, अगर पहले ऑब्जेक्ट लेंस के लिए अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट O है और इमेज I1 है, V' है, तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो इसके लिए इमेज तो V' है, तो 1/V' माइनस 1/U। दूसरे लेंस के लिए इमेज ऑब्जेक्ट I1 है और इमेज I' होगी। ऑब्जेक्ट I1 है और इमेज यहाँ पे I लिखना है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे I मान लेते हैं, ये हो गया I। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट I1 है और इमेज I है, तो 1/F2 इक्वल 1/V, ये V हो गया, माइनस 1/V'। अब दोनों को, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो हम दोनों को जोड़ कर देख लेते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे
तो ऐड करने के बाद 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू इंटरमीडिएट स्टेट कट जाएगा 1/v डैश, यहाँ बचा रहेगा 1/v - 1/u, और 1/v - 1/u को आप 1/f भी लिख सकते हो। इट मीन्स फोकल लेंथ जब ऐड होती है तो वो रेसिप्रोकेट में ऐड होती है। 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 डैश 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 1/fn तक आप कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर हमारे बीच में कोई डिस्टेंस है, एल है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस फिक्स कर दी जाए, तब ये फॉर्मूला रिप्लेस हो जाता है 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 - L/f1 f2 से। पावर के लिए क्योंकि P इक्वल टू 1/f होता है तो 1/f लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू P1 + P2 + P3 भी लिख सकते हैं। और मैग्निफिकेशन ये मल्टीप्लाई में आती है, m इक्वल टू m1 × m2 × m3, क्योंकि पहला अगर 2 टाइम्स करेगा, दूसरा का 3 टाइम करेगा, तो जो इमेज होगी वो 6 टाइम्स हो जाएगी, और अगर तीसरा वाला उसको 2 टाइम्स करता तो 6 × 2 12 टाइम्स हो जाएगी, प्लस नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी। थैंक यू।